अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम लाहौर आए हुए थे, तो हमने सोचा कि कुछ लाहौर एडिशन किया जाए जियो पॉडकास्ट के। कुछ ऐसी एपिसोड्स की जाएँ कि जो हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट, हमारे स्टार्स कराची नहीं आ रहा होता, कोई उनमें से कोई प्लान नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए हम ये सहूलत करते हैं कि हम आ जाएँ लाहौर में और लाहौर में उनके साथ इंटरैक्ट किया जाए। आज की एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो आप कैप्शन और प्रमोशंस में देख चुके हैं उनका नाम, लेकिन मैं प्रॉपर उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। बहुत ही प्यारे सिंगर हैं और ये वो आर्टिस्ट हैं जो रॉक, सूफ़ी और पॉप के एलिमेंट्स को इतने इतनी शाइस्तगी से और इतने खूबसूरत अंदाज से पेश करते हैं, और फिर वो जब गाने रिलीज़ होते हैं तो वो हमारे म्यूज़िक, हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। इनके कई ऐसे गाने हैं जो इंटरनेशनल रिकग्निशन जिन्होंने हासिल की, आईफा अवार्ड्स में ये नॉमिनेट हो चुके हैं इंडिया में। इनके बॉलीवुड में भी गाने जा चुके हैं और वो धाक बिठा चुके हैं, और इनकी म्यूज़िक से, ये अपने म्यूज़िक से दूसरों को धूल चटा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान धूल। जी सर। धूल चटा रहे हैं आप अपने नहीं म्यूज़िक बिल्कुल से। भी दुगनी नहीं चटा रहा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ जी। बेहतरीन काम कर रहे हैं। धूल का क्या मतलब है? धूल बेसिकली, ऑब्वियसली धूल का मतलब तो सबको ही पता है। हमारे जो सबसे बड़े दादा परदादा जड़दादा जिस थे, उनका नाम धूल था बेसिकली। तो वहाँ से चलती है, तो कौम का नाम भी है। और यहाँ ये लाहौर में भी है, एग्जिस्ट करती है कौम। और ये सरगोदा वाली साइड पे, गुजरात वाली साइड पे, गाँव में बहुत ज़्यादा लोग हैं। सरगोदा में तो बल्कि गाँव है पूरा एक अच्छा, धूलों का। तो लेकिन लेकिन धूल लोगों को उतना ज़्यादा सबसे पता नहीं। मशहूर अगर कोई धूल है तो खानेवाल का ये लौंडा है जो हमारे सामने बैठा नहीं नहीं नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली लोग पहले धूल लगवाते हुए शर्माते थे, अब नहीं शर्माते। मुझे ज़रा कूल लगता था हमेशा से। है। तो वो अदनान धूल अदनान कूल बन हाँ, गया। इट्स मोर कूल। अदनान, एक तो ज़बरदस्त म्यूज़िक आप, मैं समझता हूँ कि अगर कोई इमोशंस को आवाज़ देने में माहिर है ना, तो वो आपका म्यूज़िक है, आपकी आवाज़ है। यू थैंक यू, डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। अब्बा की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी आपकी, बिल्कुल ठीक है, खानेवाल में, और वो बिल्कुल। खानेवाल का वो लड़का कहाँ से कहाँ होता हुआ यहाँ पर आ गया, फिर कोक स्टूडियो में म्यूज़िक दिया, बॉलीवुड में नॉमिनीज में नाम आ गया, ए आर रहमान के साथ भी, शंकर महादेवन, शंकर के साथ। अंकित तिवारी था। वो एक पूरी लॉट थी। वी वर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर आवर सॉन्ग अवारी, एक विलन मूवी में था। जी, तो इट वाज, उनसे मुलाकात भी हुई। मैं स्टार्ट से जानना चाह रहा हूँ, प्लीज़ वो प्लीज़। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और वो एक हम्बल बैकग्राउंड और वो लड़का कैसे म्यूज़िक का शौक हुआ, क्या वो स्टोरी है आपकी? यार म्यूज़िक का शौक हमेशा, जैसे बचपन में आपको कज़न्स या आपके दोस्त इनकरेज करते हैं कि यार यू कैन सिंग वेरी वेल, तो बहुत अच्छा गाता है। लेकिन ऑब्वियसली छोटे शहर में होते हुए आपको पता ही नहीं होता कि अच्छा म्यूज़िक होता कैसे, रिकॉर्ड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, स्टूडियोज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बस गाने का शौक था और वो शौक की हद तक था। प्रोफेशन बनाने का प्लान नहीं था। बस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ज़रा दोस्तों ने ज़्यादा वो, फिर दौर आया एक, जब ये इंडस म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें चलना शुरू हुई। अर्ली 2000। हाँ, तो वो उस वक्त गिटार ख़रीदा। बल्कि एक दोस्त के पास गिटार होता था, खरीदा जिसको नहीं। गिटार नहीं बजाना आता था। हाँ, जिसको गिटार बजाना नहीं जिसको गिटार बजाना वो नहीं भी आता। बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने वो उसको बजाना नहीं आता था, मुझे गाना नहीं आता था। तो खैर उस वक्त मैंने बैंड का नाम है अभी सोच लिया। उस वक्त बैंड कल्चर बड़ा इन था। लेकिन ऑब्वियसली उसको प्रोड्यूस, उसको आगे लेके बढ़ने के लिए मुझे बड़े शहर में जाना था। तो वो लाहौर था। स्टार्टिंग में आया, एक ड्रामे में एक्टिंग की, वहाँ नहीं जाते। अच्छा, कहाँ कौन वो से ड्रामे में एक्टिंग नहीं थी बेसिकली, एक मतलब एक्स्ट्राज में रोल मिला, तो बस वो हो गया। तो उसके बाद ऐसे ही? म्यूज़िक में मैंने फिर शुरू किया। तकरीबन 2,000 रुपये का गाना रिकॉर्ड करवाया पहले मैंने। 2,000 रुपये, फिर पूरी एल्बम करवाई उस 2,000 रुपये, 10,000 रुपये में हुई मेरे ख्याल में, पता नहीं कितने की हुई। तो बस उसके बाद फिर लगे रहे। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है जो लफ्ज़ों में समेटा ही नहीं जा सकता। लेकिन आपका उस्ताद यूट्यूब है, आप ये कह सॉरी। रहे हैं, आपका उस्ताद यूट्यूब है, यूट्यूब से ही जी जी, आपने बिल्कुल सबक बिल्कुल सीखा। बिल्कुल। यूट्यूब, यूट्यूब और करके मैं, आई यूज़ टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन माई स्टूडियो। जब मैं लाहौर में शिफ्ट हो गया, जब थोड़े बहुत कॉन्सर्ट्स मैंने अर्न किया, सबसे पहली दफ़ा जो मुझे याद है अच्छी तरीके से,
सिटी स्कूल का शो था, 10,000 रुपये मिले। बड़ी तो बात थी वो उस दौर मैंने में। कहा यार मैन ये तो बड़ी सही अर्निंग है इसमें। तो खैर वो हमने शो बजाया। उसके बाद फिर मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने बड़ी, अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे, मैं हमेशा उनका बड़ी तारीफ़ करता हूँ हमेशा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रोडक्शन कर सकते हो। मैंने कहा, तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर लेके दिया, अपने उनके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने इंस्टॉल करके दिया सॉफ्टवेयर, देन आई स्टार्ट मेकिंग म्यूज़िक। उसके बाद बस मैं लगा रहा फिर म्यूज़िक के साथ रिवर्ब कैसे लगाते हैं, डिलेज कैसे, EQ कंप्रेसर्स, जो म्यूज़िक से रिलेटेड जैसे आप एडिट में होती हैं चीज़ें। मैं 18-18 घंटे काम करता था। अब फिर अवारी नस्के बेसमेंट में आया, बॉलीवुड में गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, पहली फिल्म मिली एज अ प्रोड्यूसर जिसमें हमने 5 गाने दिए। तो फिर बस इस तरह से चलता रहा। इस पर भी आते हैं, लेकिन जो आपने जो दौर बताया द म्यूज़िक वाला, जब यानी पाकिस्तान में वो कहते हैं ना पॉप म्यूज़िक रिवाइव कर रहा था, कहा जाए नहीं कि उस वक्त तो अरूज पे था जब मैंने करियर स्टार्ट किया, उस वक्त अरूज पे था। and उस वक्त 2003 में ईपी था जब जल। जब मैंने सोचा कि अच्छा म्यूजिशियन बनना है, वो ये आदत बड़ा वायरल हुआ था। तो हमें हमेशा जल को क्रेडिट देता हूँ, जल एंड आतिफ, कि यार अच्छा ये वो लोग थे जिन्होंने, जैसे इनको इंस्पायर किया था वाइटल साइंस ने, हमें इंस्पायर किया इन्होंने कि अच्छा यार म्यूज़िक करना है, ये गिटार बड़ी कूल चीज़ है, ठीक है। और वो आदत तो, जिसको आदत बजाना आता था, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम बजाना आता था ना, जिसको वो गिटारिस्ट होता था, और जिसको आदत बजाना आता था वो रॉक स्टार होता था। बिल्कुल, और वो कॉलेज की कैंटीन में हाँ बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। बजता। और आज भी मेरे ख्याल में अगर कोई गिटार सीखता है हाँ वो तो मेरे ख्याल में पहली उसकी ये क्लास आदत होती बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दौर में तुझे देखा तो ये जाना था बचपन में है कीबोर्ड पियानो में में। भी। तो बस मैं सॉरी स्किप कर गया, आपका सवाल क्या था? मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो दौर था, और जब ईपी जल, ईपी का सॉन्ग वो हमेशा बड़ा हिट हाँ था। उस वक्त मैं बता रहा था कि जब मैं शुरू कर रहा था, वो था वक्त 2006-07 का, जब मैंने शुरू मतलब सोचा था अभी। उसको गाना रिकॉर्ड करवाया मैंने 2008 में। तो उस वक्त म्यूज़िक, वो मुशर्रफ वाला दौर था, और बिल्कुल वो लाल मस्जिद वाला वाक़या, वो सारी चीज़ें, म्यूज़िक उस वक्त कहीं बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं था। एज अ न्यू कमर मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा म्यूज़िक कहाँ पे था और किस तरफ जा रहा है। मैंने कहा लगे रहो म्यूज़िक के साथ। स्ट्रगल का पता ही नहीं चला उस वक्त, क्योंकि स्ट्रगल में जब आप होते हो तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि अच्छा आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अच्छा, इस दौरान आपके सोच बैंड के बैंड मेंबर साथ जी थे जी या बिल्कुल बिल्कुल सोलो साथ। चल नहीं रहे थे? स्टार्ट जब मैंने किया था तो वो नहीं थे साथ। एज आई टोल्ड यू कि मैंने आई मेड दिस बैंड लाइक आई थॉट दिस नेम इन खानेवाल। मैंने बस इन खानेवाल, तो मैंने ये नाम सोच लिया जैसे सोच है, बिकॉज ये मेरे सोच को रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे आए, एक गिटारिस्ट के साथ रहा, फिर रब्बी के साथ मेरी मुलाकात हुई तकरीबन 2010 में, या मेरे ख्याल 2011 में, एग्जैक्टली टाइम नहीं याद। रब्बी की मेरी वो जो 10,000 वाला कॉन्सर्ट था ना, वो पहला कॉन्सर्ट था जिसमें मुझे असल गिटारिस्ट चाहिए था, वो रब्बी था। वाह। तो रब्बी प्लेड विद मी दैट शो, और वो शो बड़ा अच्छा, जो ज़बरदस्त। 2000 में सॉन्ग रिकॉर्ड कराया, 2 या 3000 में, वो किसने गाइड किया कि भाई यहाँ जाओ गाने वो रिकॉर्ड? उसी लड़के ने जिसके साथ मैंने पहले बैंड बनाया था खानेवाल में, अरे जिसके वाह। पास पहला गिटार था, उसका कज़न या था, ड्रमर था। अच्छा, ड्रमर्स का भी बड़ा हाँ स्वैग था तो उस उस दौर में। ड्रमर ने मुझे कहा कि यार तुम इस लड़के के पास जाओ। तो वो फ्रूटी लूप्स एक सॉफ्टवेयर आता था, उस पर बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर फॉर म्यूज़िक, बट स्टिल इट्स वर्किंग फॉर जो भी बच्चा म्यूज़िक प्रोडक्शन शुरू करता है वो फ्रूटी लूप्स पे। तो उस लड़के ने मुझे फिर फ्रूटी लूप्स पे गाना रिकॉर्ड करके दिया, पहला गाना। और फिर सिलसिला मतलब शुरू होता फिर गया। सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर क्या लॉन्ग सोच के क्या चीज़? सोच खत्म कर दी? सोच खत्म कर दी। अच्छा मैं बताता हूँ, हमने सोच, या इसको ऐसे कर लें कि वो जो अचीव करना चाहते अच्छा थे मैंने आप एज अ सोलो आर्टिस्ट, वो आपने अचीव नहीं नहीं किया? नहीं नहीं सोलो आर्टिस्ट मैं बताता हूँ, मेरा कभी भी प्लान एज सोलो आर्टिस्ट जाने का था ही नहीं। रब्बी इज़ लाइक माई ब्रदर। अभी भी हम लोग वैसे ही बात करते हैं जिस तरह पहले बात, हम लोग तो इकट्ठे रहे हैं सारे, 8-9 साल मैं और रब्बी इकट्ठे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी मंजिलें अलग मैं अलग रब्बी के डिसाइड की। घर रहता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह आप एक बिज़नेस शुरू करते हो, कारोबार शुरू करते हो, एक दुकान डालते हो, ठीक है, वो दुकान में आप 2 भाई हो, हिस्सेदार हो, राइस ठीक तो है। प्रॉफिट में आ जाता है। फिर वो ऐसा ऐसा प्रॉफिट में आना शुरू हो जाती है। वी मेड लॉट ऑफ मनी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने दोनों ने बहुत अच्छा अर्न किया, लेकिन मुझे लगा कहीं पे एक जगह पे जाके कि सारी चीज़ें स्टेगनेंट हो गई, रुक गई हैं। और बैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब जो दौर आ गया था उसमें इंडिविजुअल के साथ कनेक्शन ज़्यादा जल्दी बनता है, बजाय इसके कंपनी के नाम के साथ। अच्छा सोच क्या है जी, लोग कनेक्ट नहीं कर सकते थे।
मुझे ये मैं इस तरह सोचता था। तो बस इसलिए आई मेड दिस डिसीजन कि यार अब बस 15 साल हो गए हैं, बस थक गया हूँ मैं अब कर करके। नाउ आई वांट टू, मैं और अब सोच के साथ एक जिम्मेदारी भी आ गई थी कि अच्छा यार ये ना स्पेसिफिक गाने करते हैं, मतलब बड़े सोशल इश्यूज पे और बड़े हैवी लिरिक्स वाले गाने। नाम से अच्छा फिर उस के अंदर रहते हुए ना मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहा था जो मैं शायद करना चाहता था एज अ पॉप आर्टिस्ट। बड़ी लिमिटेशंस थी बैंड के साथ। तो वो मैंने, नॉट बिकॉज ऑफ रबी, बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस जज करती है आपको कि अच्छा यार जैसे स्ट्रिंग्स, अगर स्ट्रिंग्स आप इमेजिन करें कि वो रैप करना शुरू कर दे अचानक से, तो आप कहेंगे यार इनको क्या हो कॉन्सेप्ट ही गया। बदल दे सब। तो वो बैंड के साथ बड़ी डीप कनेक्शन होता है ऑडियंस का। जिस तरह जल के साथ था, लोगों का ईपी के साथ था, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड रॉक बैंड अब कॉल। बिल्कुल। कॉल अब वो एक ऐसा सोचें बैंड वो शुरू कर दें कि हिप हॉप शुरू कर दें, तो वो लोग जज करेंगे यार इनको क्या हो गया। तो अब एज ए इंडिविजुअल म्यूजिशियन, एज अ सोलो आर्टिस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। आई एम नॉट स्केयर्ड एनी मोर कि अच्छा मुझे किसी को जवाब देना है। स्टिल आई एम मोर फोकस, मतलब मैं आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई लिरिक्स कि अच्छा लिरिक्स वीक नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मैं वीक लिरिक्स के साथ भी गाना जाने देता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, और ओवर चल थिंक भी नहीं जाता करता। अब है। ये भी खास बात है। लेकिन इस दौरान फैमिली को कैसे मनाया, फैमिली की सपोर्ट कैसी रही? क्योंकि एक स्ट्रगल, एक तो ये है कि आपने अच्छा म्यूजिशियन बनना है, अच्छे गाने बनाने हैं, अच्छे गाने प्रोड्यूस करने हैं, और एक ये है कि अम्मा अब्बा नहीं मान रहे या नहीं, फैमिली कह रही है ये क्या। अम्मा हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। लेकिन एक और वो होता है ना कि ये क्या, ये किस नहीं फील्ड नहीं में? नहीं, बिल्कुल वो, बिल्कुल मेरी फैमिली में इस तरह की चीज़ थी। देखें इस चीज़ का हमें भी इल्म नहीं था कि अच्छा म्यूज़िक, यू कैन मेक मनी थ्रू म्यूज़िक, और ये अभी भी ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। कि आप ये तो बना लोगे या नहीं यूट्यूब आ बनाओगे। गया और हाँ, रील्स आ गई, इंस्टाग्राम उस आ वक्त अब देखिए वालदेन की उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी कि वो खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि यार हमारा बच्चा अच्छा पैसे कमा लेगा, या ये किस फील्ड में जा रहा है। और लाहौर, गई। जैसे आप पेरेंट्स की सोच होती बच्चों को आप मुर्गी जैसे पंखों के नीचे रखती है, कहती है मेरे बच्चे मुझसे दूर ना जाए, लेकिन बच्चों ने इवेंचुअली दूर जाना होता है। तो मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप की ये बहुत ज़्यादा डर था कि यार ये बड़े शहर में जा रहा है। लाहौर वॉज अ वेरी बिग सिटी फॉर अ खानेवाल गाय, इट्स अ बिग सिटी। उसका कल्चर में और हमारे कल्चर, लाहौर के कल्चर में एक डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। सोच का फ़र्क है, रहने सहने के तरीके का फ़र्क है। खाने वाले के लोग कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल, यहाँ उतना ही क्योस है रोड्स के ऊपर। तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में पेरेंट्स को बॉदर करती थी। इसके अलावा बाकी जो भी उनकी नाराज़गी थी, मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड है। मैं खुद बाप बन गया, मुझे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरा बाप कहता होगा यार अच्छा इतनी दूर जाके धक्के खा रहा है सुकून से रहे इधर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुकून नहीं किया। आई मेड द राइट चॉइस। तो दीगर बहन भाई वो सारे उधर ही होते हैं खानवा। वहीं होते हाँ हैं, और ये अकेला लड़का आया। हाँ, वो मैं और अब लाहौरिया हो गया, अब मैं जाके लाहौरिया हूँ आफ्टर लाइक 15 ईयर्स। पहला गाना जब अम्मा अब्बा ने या फैमिली ने सुना और जो हिट हुआ, जो सो कॉल्ड जिस पे व्यूज ज़्यादा है, उस पर उनका क्या रिएक्शन था, अम्मा का अब्बा अच्छा रिएक्शन, उस वक्त तक तो वो आदी हो चुके होते, क्योंकि मैं इससे पहले कितने गाने सुना चुका होता उनको। आप हिट की बात करें ना, हिट तक पहुंचने का एक लंबा सफ़र है। तो पहला गाने का जो है ना, मुझे याद है कि मैंने जल का एक गाना सुना के झूठ बोला था, मैंने कहा दिस इज़ माई सॉन्ग। का? अच्छा। स्लो वर्जन था एक, कौन सा? नहीं मतलब नहीं, सजनी नहीं, सजनी से पहले था, एक एल्बम थी पुरानी, फर्स्ट एल्बम का गाना था। तो अब्बा ने वहाँ से मुझे पैसे तेरी दिए। याद। नहीं कौन सा, नहीं नहीं तेरी याद नहीं था, कुछ और था, किसी गाने का स्लो वर्जन था। खैर वो मैंने सुनाया। अब मैंने कहा देखा कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है, मुझे मैंने ये दोस्त से रिकॉर्ड कराया। तो वो कहते अच्छा है यार तू फिर गा ले, तू लाहौर, मैंने कहा लाहौर से इससे भी अच्छा रिकॉर्ड होता है तो मुझे लाहौर जाने दे। तो फिर वो लाहौर आना जाना लगा रहता था मेरा, खानेवाल से लाहौर। और बस ये चीज़ चलती रही। हिट तो जो उनसे आवारी हुआ। अब मेरा सबसे पहला गाना कौन सा हिट था जो मेजर हिट था, दैट वाज बंदिया। नेस्कैफे बंदिया बेसमेंट। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले था बंदिया गाना, मेरा जो पहला गाना था जिसकी वीडियो बहुत लेट होगी। आई रिकॉर्डेड इन 2008, अच्छा। रिकॉर्ड करवाया, वीडियो के हमारे कुछ इश्यूज थे तो वो लेट हो गई वीडियो। लेकिन बाद में बनी। बाद में बनी लेकिन उसका उतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो ऑडियो वॉज, मतलब उस दौर में 3-4 लाख ऑर्गेनिक व्यूज़ आ जाना बड़ी बात। वॉज अ बिग थिंग। फिर पहला गाना मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनली गया दैट वाज अवारी। उठ जवाना मेरा एक गाना था, बल्कि वो पॉपुलर हुआ था, जहाँ से मुझे शोज़ मिलना शुरू हुए थे, वो मैंने हसन निसार साहब के शो में गाया था। अच्छा। हाँ, मैं वो स्किप कर गया। वहाँ से मुझे शोज़ मिलना शुरू हुए, जहाँ से मेरा एक्चुअली करियर का आगाज़ हुआ, जिसमें मुझे पैसे मिलना शुरू हुए कि अच्छा 10-15 हज़ार रुपया इसको हम शोज़ का देते हैं।
कहाँ लेके जाऊँ मैं आपका? नहीं, और ये ऐसी कहानी है, ये एक सक्सेस स्टोरी है कि आप ज़िंदगी में, हम अक्सर ये बात करते हैं इस पॉडकास्ट में भी, कि जो सोचा हो, और आपने तो नाम ही जब सोच रखा हुआ था बैंड का, तो जो आप सोचते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आपका काम हो जाता है। और वो मेरे ख्याल में आपने सब किया। बॉलीवुड तक जाना, देखें आप, ऑब्वियसली आप सब एक्सेप्ट करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो एक बहुत बड़ा मीडियम है, और वहाँ पर एक्सेप्टेंस होना, और फिर आईफा अवार्ड्स के लिए भी जी, आप नॉमिनेट हुए जी, थे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, तो वो वहाँ तक कैसे बात गई? अच्छा, वो वैसे ही जैसे नेस्कैफे बेसमेंट में गाना आया, इट वेंट वायरल। उस वक्त वायरलिटी का सीन उस तरह का नहीं था, फेसबुक थी। तो मोहित सूरी कॉन्टेक्टेड और मैनेजर कि जी हमें ये गाना चाहिए। बॉलीवुड में गया वो गाना, और वो बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा हिट हुआ। मोमना का भी वही था बॉलीवुड मोमना में। का पहला बिल्कुल वैसे था। उसके बाद अभी वो आई थिंक 100 मिलियन प्लस है। तो उसके बाद फिर तो शोज़ ही शोज़, और अल्लाह पाक ने फिर हाथ पकड़ना था, बस वो एक बहाना था। और आईफा में नॉमिनेशन वह हो गई, और हमें पता भी नहीं चला। हम जाके अटेंड भी कराए आईफा, ठीक है। मतलब हमने प्लान नहीं किया था और ये। वहाँ जो म्यूजिशियन से मुलाकात हुई, जिस तरह शंकर एहसान लोहे के साथ आपने काम किया, ऑब्वियसली मैंने काम नहीं किया, मैंने मुलाकात हुई थी, अच्छा, तो उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ कि? इंटरेक्शन हुआ, लेकिन हमने काम नहीं किया साथ में। वो आईफा पे ही, वो दे वर वेरी सरप्राइज कि अच्छा ये पाकिस्तान से दो यंग लड़के यानी हैं। लंबी बैठक नहीं हुई? लंबी बैठक नहीं हुई, लेकिन उनके जो बेस प्लेयर हैं उनके साथ थोड़ी सी हुई। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज के पाकिस्तान से दो यंग लड़के हैं यार। उनको मुझे आज तक उनकी एक्सप्रेशन याद है, यू आर नॉमिनेटेड, ओके। सो ये मुझे अच्छी तरह से याद है आज तक। तो मैं ये जानना ये चाह रहा हूँ कि अवारी का उस मूवी के लिए सेलेक्ट होना, एक फिल्म के लिए, तो उसमें क्या प्रोसेस था कि आप गए नहीं, मुलाकात नहीं हुई म्यूजिक डायरेक्टर से, बस आपने गाना भेजा और काम आपका? नहीं, अच्छा, हमेशा जो गाना होता है ना, अब तो हम बूढ़े हो गए मुझे लगता है इस फील्ड में, सब क्या कहते हैं ना, लेजेंड बनने के दुनिया करीब हो गई नंगी। नहीं, गाना अगर अच्छा है और हिट, उनको लगता है कि ये इट हैज़ स्पार्क, तो वो गाना ले लेते हैं। उसमें आपको गाना पिच नहीं करना पड़ता। जब आप गाने पिच करते हो तब नहीं बिकते। जब गाना उनको अच्छा लगता क्लिक है, करता है। जो उनको क्लिक करता है कि अच्छा यार ये हमारी सिचुएशन के साथ और हमारे ये इट कैन ब्रिंग अस गुड नंबर्स, नंबर्स की गेम तो हमेशा से है, तो वो गाना लेते हैं। तो गाना इट्सेल्फ इट वाज वेरी यूनिक। एक अवारी वर्ड आज से पहले यूज़ नहीं हुआ। अवारी एक्चुअली इज़ नॉट अ वर्ड इटसेल्फ, ठीक है। हमने तो सिर्फ होटल का नाम सुना। हाँ नहीं, अवारी होटल का मैंने भी बाद में, मैंने तो खैर बहुत बाद में सुना। तो मैं आवारा से अवारी, जो गलत एक फॉर्म होती है ना उसकी, मैं पहले लिखता था। तो बस उन्होंने ले लिया गाना कि जी अच्छा हमें गाना चाहिए। मैंने कहा ये लें गाना, 100 में कितने में? बताना ज़रूरी है। और आज तक पैसे आए नहीं, उस वक्त की ज़रूरत थी। वो उस वक्त के हिसाब से हमने आई थिंक 3 लाख का INR में भेजा था। पैसे नहीं मिले? नहीं, वो पैसे नहीं मिले आज तक। ये तो आपने खबर दे दी। जो अवारी सॉन्ग जो बॉलीवुड में छा गया, जो नॉमिनेट हुआ आईफा अवार्ड्स के अच्छा, लिए, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ टी सीरीज, लेकिन ये पैसे नहीं मिले। अच्छा वो टी सीरीज की वजह से नहीं हुआ था, उन्होंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन वो पैसे जिस बंदे को दिए थे, जो हमारे ही बस समझ लें हमारा रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में, वो लेके उसने हमें नहीं दिए। और लेके भाग गए। पता नहीं भागा खा गया जो भी किया, हम तक नहीं पहुंचे, हम तक नहीं पहुंचे, मेरे और रब्बी तक नहीं पहुंचे वो पैसे आज तक। लेकिन अल्लाह पाक ने देखे ना, उन्होंने कहा होगा मैंने सर्विस चार्जेस है। कोई बात नहीं, सर्विस चार्जेस। हमने उसके बाद फिर बहुत शोज़ किए। और फिर मलंग मूवी का सॉन्ग कैसे? वही मलंग मूवी का इस सेम प्रोसेस, गाना रिलीज हुआ। आई कॉल्ड मोहित के, मोहित भाई मैंने एक गाना बनाया है और मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने उनके साथ शेयर किया, उनकी फ़ौरन मुझे कॉल आई जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि मोहित सूरी इज़ कॉलिंग यू, और आपने गाना भेजा। उसने कहा कि यार आई वाज जस्ट गोइंग समवेयर फॉर दिस मूवी मलंग, भाई तूने मुझे गाना सुना दिया एंड मैं अब जा ही नहीं रहा। मैंने गाड़ी मोड़ ली अपनी वापस, और उसके बाद वो फिर मूवी में आ गए। लेकिन उस टाइम पे मेरे ख्याल में कौन सी जंग हो रही थी, कोई जंग हो रही थी। कोई जंग हो रही थी, मुझे नहीं याद। ये कोविड भी तो होगा ना, कोविड वाला दौर भी था अगर। कोविड नहीं, कोविड से पहले आया था ये। अच्छा, आई थिंक ये कोविड से पहले आया था। जिसमें आसिम अजहर का भी मेरे ख्याल में गाना था। हाँ, आसिम का भी उसी में तो गाना। मुझे ये याद कोविड का पड़ता नाम? है, कोविड था शायद, अगर मैं गलत नहीं। नहीं, कोविड नहीं था, कोविड से पहले, बिल्कुल थोड़ा कोविड से। 2018 में आया था ना कोविड, 20 में आया था। तो ये 2018 की 19 की बात होगी शायद मेरे ख्याल में। तो बस ये एग्जैक्टली वही था कि ही लाइक द सॉन्ग,
ही लव्ड इट एंड ही पुट इट इन द मूवी, बस। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक इंटरेक्शन बॉलीवुड के साथ भी रहा, और जो हमारी एक बड़ी डिबेट रही कि पाकिस्तानी म्यूजिशियंस और इंडिया का प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये एक चला आ रहा है, और ये बैन होने से जो भी मामलात रहे, ऑब्वियसली म्यूज़िक की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये बैन होने से इंडिया के म्यूज़िक को नुकसान होता है या पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को नुकसान होता है? क्योंकि उनको, मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनको ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे म्यूज़िक की। उनका कोक स्टूडियो देख लें, हमारा कोक स्टूडियो देख लें। अच्छा देखिए, ये एग्जैक्टली किसी भी इंडस्ट्री की तरह है, दोनों इंडस्ट्रीज़ को ही नुकसान होता है। किस तरह से नुकसान होता है? वो जो म्यूज़िक कंपनीज़ ने आतिफ को बुलाना शुरू किया, दे वांटेड टू लर्न कि अच्छा ये बनाते कैसे हैं यार, ये सोचते कैसे हैं। वो एक पूरा एरा चला फिर जल स्टाइल कंपोजिशंस का, जिसमें मिथुन उठ के सामने आया, ठीक है, उसमें के शाइन किया, मोहित चौहान ने शाइन किया, इवन अरिजीत के दौर तक वो आतिफ वाला एलिमेंट आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, माने ना माने। तो वो उनका, क्योंकि अपना म्यूज़िक जो बॉलीवुड का म्यूज़िक था, बॉलीवुड का वो था पुराना म्यूज़िक जो हम सुनते थे बचपन में, तुझे देखा तो ये वाला सीन, और वो 90s म्यूज़िक, वो असल बॉलीवुड म्यूज़िक था। फिर उसके बाद 2000 के बाद वाला जो साउंड है, जिसका क्रेडिट शायद महेश भट्ट को बहुत ज़्यादा, जिसका क्रेडिट महेश भट्ट को, उन्होंने वो टोटली साउंड चेंज किया। इंडिया में ये इंडस्ट्री बन चुकी है, इट्स ओनली मनी मेकिंग। उनको ये पता है कि अच्छा हमने कितनी क्वांटिटी में गाने फेंकने, क्वालिटी में नहीं, कितनी क्वांटिटी में गाने फेंकने। क्योंकि उन्होंने वो जो कहते हैं ना, वो खून उनके मुंह को लग चुका था, यूट्यूब की अर्निंग्स और स्पॉटिफाई की अर्निंग्स और डिजिटल अर्निंग्स का। हमें वो नॉलेज ही नहीं था पाकिस्तानियों को, तो हम लोग अपना नॉलेज बाद वो बहुत लेट पहुंचा। अब नुकसान किस तरह से होता है, पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान होता है, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को? हम हैं आबादी में 25 करोड़, अभी की बात 25-26 ये आबादी है। इंडिया आई थिंक 1.5 अरब से ऊपर, जब तक ये अपलोड होगा 26 ना हो जाए, लेकिन वैसे 25 हाँ, करोड़ 1.5 अरब इंडिया की आबादी है, और आई थिंक 14-15 करोड़ बांग्लादेश। ये रीजन है जो एशियन म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करता है। नेपाली भी आ जाते हैं, और मतलब जो हमारी जहाँ लैंग्वेज सुनी जाती है, तो हमारा गाना ट्रैवल करता है पाकिस्तान से 25 करोड़ की आबादी से फिर इंडिया में, और वहाँ वो बहुत बड़ा हो जाता है, और वहाँ से फिर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैवल करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू कैन नॉट चेंज इट। ऐसे सैडली वी कैन नॉट चेंज इट। हम लोग तादाद में कम है, तो उनके पास व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को होता है व्यूअरशिप से प्रॉब्लम। जब इंडिया में हम एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन होते हैं, जो हमारे अक्सर लोग इतराज़ भी करते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत तो क्या है कि अच्छा यार, आप जिस तरह आप दुकान आपने खोली, आपके पास कस्टमर नहीं है। हमारा कस्टमर जो है, लिसनर जो है, वो इंडिया में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लेकिन मैसिव ऑडियंस जो है वो इंडिया में बैठी हुई है, तो नंबर्स वहाँ से आते हैं। आप ये देखें, हमारे पाकिस्तानी ड्रामे वहीं से हिट होते हैं, गाने वहीं से हिट होते हैं, तो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम। लेकिन फिर इस तरह की भी एग्जाम्पल्स हैं जिनको इंडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। आबदा जी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो दौर दौर की बात है। सजाद अली कभी ज़िंदगी में इंडिया नहीं गए, कभी गाया ही नहीं इंडिया के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान में ही इतने बड़े ह्यूज हिट है। अच्छा, अब इंडिया को मेरा कहाँ, ख्याल है वो बॉलीवुड स्टार्ट में 90s में उनका अच्छा मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। इंडिया को कहाँ से होता है, इंडिया का प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि इंडिया ब्लॉक कर, अपने आप को ना ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी, उनके बच्चों ने, उनकी पूरी जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है बॉलीवुड म्यूज़िक। वो इंडी म्यूज़िक को अडेप्ट ही नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता। वो कहीं ना कहीं उसी जोन में, बॉलीवुड जोन में फंसे हुए हैं। दे कैन नॉट चेंज इट। और ये चेंज कैसे होता है? जब आप कोलैबोरेशंस करते हो। वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, अच्छा ये आपका कैसे, thought ये process सोचते कैसे हैं, ये पाकिस्तानी म्यूज़िक कैसे सोचते हैं। रोहेल भाई का जो कोक स्टूडियो था, वो एक पॉप पाकिस्तानी, एक प्योर पाकिस्तानी था। उनका जो है, उनके कोक में आपको फिर भी बॉलीवुड की छाप नजर आएगी। उन्होंने कोशिश की, उनके जो कुछ नए म्यूजिशियंस हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग, मेरे डिज़ाइन से नाम निकल गए, जो कि बहुत, अनुव जैन जो नहीं नॉट अनुव जैन नहीं, अनुव जैन नहीं। इंडी आर्टिस्ट तो देखें अभी निकल रहे हैं ना। अब इंडी आर्टिस्ट में अभी अनुव जैन आए, बाकी मुझे नहीं इतने ज़्यादा नाम पता, जो मुझे इंडी आर्टिस्ट का पता है। लेकिन वहाँ पे इतना आर्टिस्ट है जो रोज़ाना गाना फेंकता है, उसमें से एक इंडी आर्टिस्ट आ गया है, अनुव जैन, जो इंडिया से, मुझे बाकियों का नाम नहीं पता माजरत के साथ। बाकी तो ये कनाडा के हैं ना, ये सारे बॉयज़ जो है, शुभ और ये बाकी सारे, तो दिलजीत पंजाब से। तो
इंडिया फिर ब्लॉग अपने आप को, इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान ये होता है कि अच्छा एक तो उनको चीपर रेट्स पे मिलते हैं चीज़ें यहाँ से कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ द मनी वैल्यू, और सेकंड चीज़ ये वो कोलैबोरेशन जब आप रोकते हैं ना, फिर म्यूज़िक जाता है ऊपर बादशाह जैसा, हाँ, एंड फिर वो आइटम नंबर्स पे आ जाते हैं और फिर वो उसी में फंसे रहते हैं। उनको जो ब्रेक करता है ना उनकी म्यूज़िक को, जो क्वालिटी वाइज जो उनकी किसी दौर में वो के वाला दौर था जो एक शाइन कर रहा था म्यूज़िक, वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन जब करते हैं तो वो उस तरह का म्यूज़िक अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, दोनों दोनों पार्टीज को नुकसान है। अच्छा ना, इसमें एक और चीज़ आई होप मैंने ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं नहीं दिया। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा, और मेरे लिए भी कुछ नया सुनने को मिला है। ऑब्वियसली आपका एक एक्सपीरियंस है। जो आप जिस दौर की बात कर रहे हो, या उससे 90s का म्यूज़िक, पाकिस्तानी हो, इंडियन म्यूज़िक हो, या 2000s का म्यूज़िक ले लें, लोगों को याद रहा। अब ये जो ट्रेंडिंग का कल्चर है, या इंस्टाग्राम रील्स का आमतौर पे, तो वो हमारा एक बड़ा शॉर्ट स्पैम हो गया कि हम बस 15 सेकंड वीडियो लगाई, लोगों एकदम गाना आया, हिट हो गया, वो एक पार्ट हिट हुआ, 15 सेकंड का वो पार्ट, और उसके बाद 5 दिन बाद वो गायब है गाना। तो ये एज अ म्यूजिशियन दुख नहीं होता कि हाँ चलो ट्रेंडिंग पे भी जाते हैं? एक लिहाज से ये सही भी है, एक लिहाज से बुरा भी है। मैं पुराने वक्तों की बात करूँ तो अच्छा, हम चैनल्स की मोनोपोली के अंदर फंसे हुए थे। अच्छा, वो मोनोपोली फिर चैनल्स की मोनोपोली, अभी भी जो चैनल्स इंक्लूडिंग एवरी चैनल जो कि ड्रामा होस्टिस से जिनमें ड्रामास बनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली तो है ना उनकी। व्हेन इट कम्स टू राइट्स नहीं दे रहे आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट के राइट्स, हालांकि इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप भी अर्न कर रहे हैं, हमें भी अर्न करने दें। मैंने पिछले 3 साल से ओएसटी प्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कह रहा आई डोंट वांट टू गिव माय राइट्स। जो मैंने कंपोजिशन और लिरिक्स लिख के दिए हैं, टेक्निकल उसके पूरी दुनिया में राइट्स, या फिर वो पैसा बहुत, अगर टी सीरीज़ मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, टी सीरीज़ या कोई भी म्यूज़िक लेबल आपसे जब खरीद रहे हैं ना राइट्स, तो वो फिर आपको पैसे अच्छे खासे देता है। हमारे ड्रामा होस्टिस वाले कहते हैं कि अच्छा ये गिने चुने पैसे ले लो और उसके बाद तुम भूल दो गाने को। जैसे कितना है चार्ज करते ओएसटीज के लिए हाँ। यार इट स्टार्ट फ्रॉम, मतलब डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर कितना करता है, कि प्रोड्यूसर की क्या पोर्टफोलियो क्या है, उसके ऊपर मैटर करता है। ये नहीं डिपेंड कि जी एक फिक्स रेट है, कोई इसका फिक्स रेट नहीं है। अब नए बच्चों को शायद वो फ्री उठा लेंगे नए बच्चों से किसी, एक्सपोजर के नाम। हाँ एक्सपोजर के नाम पे, और सही भी है, ठीक है, बच्चों को एक्सपोजर मिलता भी है इस चीज़ से। और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, कोई 10 लाख में देता है, कोई 5 लाख में देता है। लेकिन अदनान, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आप इंडिपेंडेंट सोलो सिंगर्स जब आपके पास आते हैं, गाने प्रोड्यूस करने का कहते हैं, तो आप मना कर देते हैं। मैं नहीं करता, मेरे बल्कि मेरे एक दो अभी भी आए हैं। असल में ना देखें, प्रोडक्शन मांगती है बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। बच्चों के पास पैसे नहीं होते। मैं जब आया था मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, तो वो पैसे मुझे लगता है कि यार ये पता नहीं किधर से लेके आए होंगे, मैं इनको लूट लूँ। मुझे लगता है मैं लूट रहा हूँ, कि वो जो एक अमाउंट है ना वो लाखों में होती है। सही है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कोट करता हूँ मैं, चले जी 2 लाख है, मुझे किसी बच्चे से 2 लाख लेते हुए शर्म आती कि आज जो तुम्हारा गाना प्रोड्यूस कर देता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कुछ लोगों के ये भी हैं जो ज़रा फैमिली वाइज ज़रा सॉर्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किए, लेकिन मोस्टली मैं नहीं करता। मोस्टली नहीं करता। मतलब मैंने शायद बाहर किसी लड़के के लिए शायद 1 गाना प्रोड्यूस किया होगा या 2 गाने प्रोड्यूस किए होंगे पूरे करियर में। लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म भी तो आपकी सूरत में, आपके नहीं, एक्सपीरियंस। प्लेटफॉर्म कोई चीज़ नहीं है। प्लेटफॉर्म ये सब बकवास है, झूठ है ये। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ये वो है, ये सब बकवास है। और यही सबसे स्केरियस्ट पार्ट है इस इंडस्ट्री का, जो प्लेटफॉर्म के नाम पे एक्चुअली ज़रूरत दोनों पार्टीज़ को होती है। अगर मोहित भाई ने मुझसे गाना लिया है तो उनको भी ज़रूरत थी। वो एहसान इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं करता। उनको ज़रूरत होती है तो वो आपसे चीज़ लेते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नेवर अंडरसेल, मतलब अपने आप को फ्री में मत बेचो। और जब मैं अभी भी नए बच्चों के साथ जब काम करना चाहता हूँ, तो मैं या तो ये करता हूँ कि अच्छा यार, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो इसमें 50% राइट्स मेरे होंगे। एक बात कर रहा हूँ, 50% राइट्स आपके होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत टाइम मांगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। तो उसके हिसाब से मैं आपकी रील्स वाली बात पे आता हूँ। तो रील्स में मैं देखता हूँ कि अच्छा यार चलो ठीक है, एक ट्रेंड तो चेंज हुआ है, लेकिन मोनोपोली ख़त्म हो रही है। ये पूरी एक टाइम जो हमें लगता था ना कि चैनल्स तक पहुंचने में या ड्रामा ओएसटी, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है चलो हमारे पास इंस्टा है ना, टिकटॉक है ना, हम लोग अपना विल कीप मेकिंग आवर कंटेंट, हिट होना होगा, हो जाएगा।
तो वो टेकिंग दैट रिस्क। मैंने इसलिए बता रहा था, मैंने एज ए टोल्ड यू कि मैंने 3 साल से OST प्रोड्यूस नहीं किया। मैंने कहा यार राइट्स के ऊपर पहले बात कर लें, हम फिर बात करते हैं। जिसमें मैं एक आधे में कामयाब भी हो गया करने में। मैंने 3 साल पहले ओ साहेब एक OST किया था, जो कि जैन जुहेब ने और मैंने गाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक वर्जन आप रखें, एक वर्जन हमें दे दें, बोथ पार्टीज आर मेकिंग मनी, सिंपल। और मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, हम में एका नहीं है, हम लोगों में ना एका नहीं है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको ब्लेम भी नहीं करूँगा क्योंकि उनका सिस्टम वहाँ से चलता है, OST से चलता है, उनकी रोजी रोटी OST से चलती है। मैं मेरे इनकम के साइड सिलसिले में शोज़ भी बजा लेता हूँ, OSTs भी OSTs प्रोड्यूस करता था पहले। फिल्म के गाने प्रोड्यूस कर, फिल्म वाले आपको कंपैरेटिवली बेहतर पे करते हैं। तो इसी बात में मैं चाहूँगा आप ऐड करें कि इन राइट्स की अवेयरनेस होना यंगस्टर्स में, या मुझे लगता है जो नहीं, यंग लोगों में तो है, ये यंग लोगों ने तो हमें सिखाया है। अच्छा मतलब न्यू कमर्स का नहीं मुझे पता, लेकिन ये जो हमारे जेन जी के सिंगर्स हैं, बेसिकली दे स्टार्टेड कि अच्छा जी हमने नहीं देने किसी को गाने। मैं तो कहता हूँ इन्होंने इनका हम पे एहसान है कि इन्होंने हमें बताया कि भाई पागल के बच्चे को कितने सस्ते में गाने देते रहे। राह दिखा दी। हाँ, इन्होंने राह दिखाई है हमें। तो ये तो उस लिहाज से मैं कहूँगा वो 15 सेकंड वाली बात ठीक है। अगर दूसरी साइड भी देखें, एज एन आर्टिस्ट देखूं, तो वो चीज़ होती है कि हाँ यार, अच्छा अब क्वांटिटी जिस तरह इंडिया को समझ आ गई थी कि अच्छा वी विल बी एबल टू मेक आवर मार्केट बिग इज क्वांटिटी, इट्स नॉट क्वालिटी। वो कहीं पाकिस्तान में भी आ चुकी है बात, सही, कि हमें कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाना है। अब उस पर क्वालिटी पे कितना कंप्रोमाइज़ होता है, ये अभी आई थिंक हम सब उस लर्निंग फेज में हैं कि अच्छा अब मैं हर महीने गाना फेंक रहा हूँ, चले वो ना चले, मुझे हर महीने गाना फेंकना है। जिस तरह आप कंटेंट हर महीने, अब मसला ये है कि सॉन्ग्स आर बिकमिंग की तरह हो गया ना कंटेंट। सर व्लॉग तो आप डेली फेंक सकते हो ना, हम गाना एक महीने में फेंक सकते हैं एक। इसकी वजह मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने फेंक लोगे, बोर हो जाएगी और ऑडियंस बोर हो जाएगी अगर आप डेली गाना फेंक रहे हो। तो उसका दूसरी फॉर्म है कि आप एल्बम की सूरत में 5 से 6 गाने इकट्ठे फेंक दो। अच्छा, लेकिन अदनान आजकल के दौर में गाना बनाना ज़्यादा आसान नहीं हो गया है? जिस तरह हाँ, सुनो ऐप आ गई 100% है, नहीं सुनो, इस तरह अभी के तरह एक उस आइडिया तो हो जाता है ना कि यार इस तरह का एक म्यूजिक जो और किसी के पास नहीं होगा, मैं तुम्हें ये बना के दे दूँ। नहीं, वो तो फिर सबके पास होगा ना, सुनो वाला म्यूज़िक तो सबके पास होगा। देखिए सुनो में मैं हमेशा यही कहता हूँ, AI की क्या आवाज़ सुनो ऐप खतरे की घंटी है? नहीं, इट विल हेल्प अस एक्चुअली, इवेंचुअली इट विल हेल्प अस। मैं आपको इसकी एग्जांपल बड़ी, जिस तरह कारपेट या पेंटिंग, जिनको सुनो ऐप का नहीं पता, वो एक AI है। हाँ जो म्यूज़िक मेकिंग है, जिस तरह पेंटिंग्स बनना शुरू हो गई डिजिटली, लोग घरों में लगाते हैं डिजिटल पेंटिंग्स, लेकिन जो वैल्यू ऑफ हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है वो और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि जो हाथ से बनाते हैं पेंटर्स, उनकी वैल्यू फिर वो पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो लाखों करोड़ों में बिकती है। जबकि डिजिटल वो आपको आम मिल जाती है किसी भी शॉप से। उसी तरह कारपेट्स, जो हैंडमेड कारपेट्स हैं, वो आज भी बहुत महंगे मिलते हैं, लाखों, मतलब 15-15, 20-20 लाख रुपए का हैंडमेड कारपेट मिलता है, जो कि नॉर्मल कारपेट है। तो गाने भी मेरे ख्याल में उसी तरह ही होगा, जब तक ह्यूमन इमोशंस आप डाल ही नहीं सकते AI के थ्रू, नहीं डाल सकते। वो आपको पता लग जाता है कि AI से बना। मुझे बताएं, AI की वीडियोस मैंने खुद बनाई हैं, 3 वीडियोस बनाई हैं। सबसे पहले जब AI आया ना, तो मैंने लड़का पकड़ के 3 वीडियोस अपनी, उसके बाद मैं खुद ही मैंने कहा यार क्या बकवास है ये। और जब सबका सब, और उस वीडियो में अगर पता चल जाए कि AI है, तो उसकी सारी हाँ, अब आप करेंगे कि उसको बैलेंस करेंगे, उसका बैलेंस फिगर आउट करना है कि अच्छा मैंने सुनो से फर्ज करो एग्जाम्पल, एक आइडिया, एक बीट पकड़ ली। एक आइडिया लिया, अब वो उसी आइडिया को मैंने अपनी चीज़ें उसके अंदर डाल के उसको अपना बना लिया। और फॉर फ्यूचर ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेंगी आर्टिस्ट को। एक तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, पहली बात। सेकंड चीज़ ये है कि स्पॉटिफाई वगैरह इन चीज़ों पे काम भी कर रहा है कि अच्छा AI अगर आपने बिल्कुल डिटो उठा के डाउनलोड किया और लगा दिए तो स्पॉटिफाई आपको उड़ा देगा, यूट्यूब आपको उड़ा देगा, ठीक है। यस, तो कर रहा है यूट्यूब, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। AI वीडियोस पे अब कुछ इनकी रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि AI वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो सकती कुछ। हाँ, तो यही चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल में ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो कभी भी नहीं जाएगी इस चीज़ से। अच्छा It's not a threat. जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी कहना चाहता हूँ, जो परदेस का टेंदा सॉन्ग है ना, वो बहुत से आपके गाने हैं जो ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो एक ख़ास मकाम रखता है। उस पर हम That was my first track, solo.
एज अ सोलो आर्टिस्ट। ये भी लोगों को लगता है कि वो शायद सरमद खुसट, बल्कि इस पे बात कर लेते हैं। सरमद खुसट की फिल्म में बाद में वो किसी बैंक के लिए आपने बनाया था। समत खुसट की बिल्कुल फिल्म में नहीं है, वो किसी फिल्म का गाना नहीं है। वो एक, अच्छा ये गाना मेरी लाइब्रेरी में तकरीबन 3-4 साल से पड़ा हुआ था। जब ये लोग आए तो हमारे एक बड़े ही प्यारे डायरेक्टर हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करी, वॉज वेरी यंग एंड ही डाइड, इब्राहिम बलोच, जो कि उस एड के डायरेक्टर थे, बैंक के ऐड के। बैंक के एड के डायरेक्टर थे। ही केम टू मी, उन्होंने मुझे कोई इंडियन गाना सुनाया, कहते यार इसका रीमेक करना। मैं कहा व्हाई डोंट यू ट्राई, अपने गाने क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं अपने गाने बनते ही नहीं हैं, उसने अच्छे नहीं, उतने अच्छे नहीं होते। मैंने कहा यार चलो ट्राई तो करो। कहता नई चीज़ कैसे बनाएंगे हम लोग। मैंने उसको सुनाया, मेरे पास एक पीस पड़ा था परदेस के टेंदा का। मैंने कहा यार ये सुनो, ये तुम्हारी ऐड के साथ बड़ा सही जाता है, क्योंकि बंदा परदेस में है और मेरा गाना भी इसी चीज़ के ऊपर है, सुना ते बजिंदा सानू कमाइयाँ। वो तो उसको लड़ गया वो गाना, उसने कहा यार ये अच्छा है। तो फिर मैंने 2 वर्जन बनाए, एक बैंक के लिए, ऐड के लिए, और एक मैंने फिर अपने लिए बनाया। पहले जो था बैंक वाला रिलीज हुआ वर्जन, बैंक का परदेस से क्या वैसे ताल्लुक? वो पैसे, पैसे हाँ सानू रेमिटेंस, कमाइयाँ। हाँ पैसे जो आते हैं, तो वो ये था। तो बस तो इसके लिरिक्स भी आपने लिखे? जी जी, मैं लिरिक्स हमेशा खुद ही लिखता हूँ। मैंने ये जो ये भी आपका आर्ट है कि आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं सब कुछ करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस इंडस्ट्री में, जो खुद आप जो करते हैं कमाल करते हैं। नहीं, मैं सब कुछ इसलिए मजबूरी में करता हूँ क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो, अब मेरे पास पैसे नहीं थे भाई कि मैं प्रोड्यूसर को 50,000 या 60,000, उस दौर में 50-60,000 पे अच्छा प्रोड्यूसर लेता था। 2008 की बात करो। मैं इस पे आऊँगा, लेकिन हम परदेस पे भी बात प्लीज़ करें। प्लीज़ प्लीज़। परदेस कटेंदा में जो लिरिक्स हैं वो इतने दर्दनाक लिरिक्स कैसे अंदर से आ गए? दर्दनाक तो नहीं है, बड़े प्यारे हैं यार, बड़े खूबसूरत। और वो जो थॉट प्रोसेस है और फिर उसकी वीडियो, वो भी बड़ी खास। वो अच्छा वीडियो में मैं टोटली क्रेडिट दूंगा अदनान, जिन्होंने वीडियो उसको सोचा। उनका नाम भी अदनान है बाय द वे। वो लोगों को लगता है कि शायद मैंने इट वाज वो अदनान भूल है। नहीं, वो अदनान, वो हमारे अदनान है, वो आजकल दुबई में होते हैं। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। का पूरा नाम मेरे जहन से निकल गया। तो वो आइडिया उन्होंने कंसीव किया था कि अच्छा इसका विजुअल में ऐसा, ही टुक 1 मंथ फॉर दिस। मैंने कहा यार 1 महीने में एआई की वीडियो तुम 1 महीने में बना रहे हो खैर जब आइडिया दी तो मुझे आई लव्ड इट। और जहाँ तक लिरिक्स की बात रही तो वो आई थिंक मेरी ही अपनी स्टोरी है, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी हुई है ना आपका कि कोई था परदेस में या परदेस? नहीं परदेस, मैं परदेस में हूँ ना जी। अच्छा, आपका तो लाहौर शहर भी परदेस। शहर से दूसरे शहर में सफ़र करना भी एक परदेस परदेस काटना ही है ना। इट्स नॉट अबाउट कंट्री, इट्स अबाउट कि अपना घर छोड़ के घर से दूर होना और फिर उससे फाइट करना पूरे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल है, मतलब एक यंग बच्चे के लिए 20 साल। हम मेरे लिए भी पाकिस्तान परदेस था, क्योंकि मैं अच्छा पाकिस्तान परदेस, सऊदी बॉर्न हूँ, वहाँ पे फैमिली अच्छा होती थी। और फिर तो इसलिए मैं ज़्यादा उस गाने को रिलेट कर सकता हूँ। और वो उस Okay. दौर में गाना आया था जब वैसे ही। अच्छा आप सऊदी से? यस, मैं आई वाज बॉर्न इन मदीना। अच्छा, मदीना ज़बरदस्त, मुनव्वरा, ज़बरदस्त, तो मेरे ज़बरदस्त। अब्बा अम्मा वही होते हैं। तो वो परदेस और परदेसी को रिलेट करना, और फिर ये जिस दौर में गाना आया वैसे ही एक फेज से मैं गुजरा था। लेकिन वो गाना मैं चाहूँगा यार उसके कुछ प्यारा सा सुना दे। मैं सुना देता हूँ। सोना ते मैथों दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवन, होके हिजर विच चूर गया है। सोना पिया परदेस कटेंदा, सजना नू दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा। सोना ते सूट भजेंदा है पर अपनी पीड़ ना वेंदा है। सोना ते सूट भजेंदा है पर अपनी पीड़ ना वेंदा है। अखां दे वास्ते भेजे कज्जल, ना मोई दूरी वेंदा है। थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू। कमाल कमाल कमाल। और जब ये आप कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म करते हैं तो इसमें तो लोग
अच्छा हजारों ये कतार रोते होंगे, हाँ एक दफ़ा मैंने रिलेट करते होंगे ना, और स्पेशली अगर ओवरसीज में परफॉर्मेंस हो जाए। जब यंग लोग सुन रहे होते हैं वो पागलों की तरह इस पे भी नाच रहे होते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को समझता है और कनेक्ट करता है, मैंने एक दफ़ा एक जगह भी परफॉर्म किया, एक औरत सामने खड़ी रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, मैं गाना ही भूल गया अपना। मैंने लिरिक्स भी तो इतने कमाल है ना, और उसकी फिर आपकी आवाज़ और गाना बड़ा प्यारा एग्जीक्यूट। बस अब वो अल्लाह पाक करवा देते हैं जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अच्छा अदनान, एक बड़ी ज़बरदस्त कमाल की बात है कि म्यूज़िक ये कमाल का करते हैं। कंपोज इन्होंने ग्रूव मेरा किया हुआ है पीएसएल का, एज ए ठीक है, कंपोजर, एज ए राइटर, बिल्कुल। एज अ कंपोजर, एज अ राइटर। और फिर बोल हूँ, परदेस का टेंदा गाया भी है, लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। और फिर तू झूम झूम, जो नसीबो लाल और आबदा परवीन का इतना यादगार और इतना कमाल का ट्रैक है, उसके लिरिक्स भी आपने लिखे हैं। बिल्कुल। तो आप सब कुछ ही कर लेते हैं, लिरिक्स, मजबूरी आपको प्रोडक्शन, सब कुछ करवा देती है। कंपोजिशन। कैसे, लेकिन उसमें सब में इतनी परफेक्शन कैसे? और ये तू झूम का कैसा आइडिया था? आपको ही क्यों लिरिक्स का कहा गया, या आपके पास पड़े हुए थे यार कुछ? नहीं 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 नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं पड़े हुए थे लिरिक्स। मुझे जुल्फी भाई कॉल्ड मी कि यार अच्छा आई एम डूइंग कोक स्टूडियो एंड सबसे पहला गाना इस तू झूम। और इस सबसे पहला गाना मतलब प्लान नहीं था कि अच्छा वो रिलीज़ भी सबसे पहले करेंगे, लेकिन आई थिंक सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हुआ था वो तू झूम ही हुआ था। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी थ्रू नेस्कैफे बेसमेंट आवारी के टाइम पे। ग्रूव मेरा उससे पहले हो चुका हुआ था और ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद मी कि अच्छा यार लिरिक्स लिखने हैं। तो मेरे पास दो पर्सनैलिटीज़ थी सामने कि अच्छा एक आबदा जी या दूसरे नसीबो जी Legends हैं। आपके हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो ही गेव मी द वर्ड ऑफ तू झूम, झूम, आई थिंक ही गेव मी द वर्ड ऑफ झूम। और उन्होंने मुझे एक नैरेटिव बताया कि अच्छा इस नैरेटिव के इर्द गिर्द हमने लिखनी है चीज़। तो बस अल्लाह पाक ने लिखवा दिया। और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो है ना, वो बहुत एक लिरिसिस्ट की ज़िंदगी में उसका जो एक्सपीरियंस है वही झलकता है। आपने किसी की पर्सनैलिटी को समझना हो या जानना हो ना तो उसके लिरिक्स सुन लें। शायर की बात कर रहा हूँ, वो आप या म्यूजिशियन ख़ास तौर पे, उसकी पर्सनालिटी उसकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन कर देती है उसकी, क्योंकि वो लिखता ही वही है। हम दो तरह के गाने लिखते हैं म्यूजिशियंस जो होते हैं, एक वो जो नकली होते हैं, एक वो जो असली होते हैं। जो इंडी आर्टिस्ट में मैजिक है ना, इंडी आर्टिस्ट का मतलब है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, वो लिखते वही हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लाइफ में, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है। मैं खुद अपने गाने सुनता हूँ, मैंने कहा था मैं एक ही टॉपिक पे लिखे जा रहा हूँ। परदेस का टेंदा लिखा, उसके बाद मैंने एक गाना लिखा है हिक कुर्सी, अच्छा वो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा था लाइफ में, ठीक है। वे एक कुर्सी से मैं हुआ दूजी दे हुए तू, मिट्टी जी चाह हुए फुल्लां दी खुशबू, मेरी बेगम मुझे कहती थी मुझे लेके जाओ कहीं, मैं कहता हूँ अच्छा लेके जाता हूँ। तो मैंने एक उस चीज़ पे लिखा। फिर मैंने अपना एक गाना लिखा शहर छड्डे हुए ज़माने, वो संगी भी लगदे बेगाने, असी किन्नी दूर आ गए। अब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो चीज़ इंस्टॉल्ड है कि अच्छा मैंने ये शहर छोड़ा। फिर मेरा एक पुराना गाना था, इस सड़क से उस सड़क तक बदल गया सब, बदल गया सब, मतलब मैं वहाँ से इस शहर से उस शहर तक बदल गया, उस शहर से इस शहर तक बदल गया सब, बदल गया मैं ना मैं रहा कोई और बन गया हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मैं अपनी ही ज़ात को लेके ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में, वो लिख रहा होता हूँ। अब आते हैं आबदा जी और नसीबो जी की तरफ। नसीबो जी की ज़िंदगी मुझे आई कैन रिलेट विद हर कि अच्छा उन्होंने भी एक टफ टाइम देखा होगा लाइफ में। और म्यूजिशियन हमेशा टफ टाइम बेचारा देखते रहता है कहीं ना कहीं, कितनी स्ट्रगल की होगी, और उस स्ट्रगल में रहते हुए उन्होंने शाइन किया। ऐसे ही। उनको तरह तरह के गाने गाने पड़े, कैसे कैसे लिरिक्स, ठीक है। उन्होंने तो गाने थे भाई, सर्वाइवल की गेम थी। और सर्वाइवल की गेम थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो लोग ये नहीं समझते कि अच्छा यार म्यूजिशियन बेचारे को आता ही सिर्फ म्यूज़िक करना है, वो और कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग जज करना शुरू हो जाते हैं। तो नसीबो जी ने वो जो भी गाने गाए, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अपने शौक से, उनको पैसे मिल रहे थे, उन्हें पता यार मैंने घर चलाना है अपना, तो मैंने ये गाने गाने। फिर ग्रूव मेरा उनकी ज़िंदगी में आया और उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। और उसके बाद फिर तू झूम, मैंने वाज राइटिंग तू झूम, तो मुझे पता था कि अच्छा इनकी पीड़ा में सीने लावां ते मैं हसदी जावां, तुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियाँ, अच्छा जी तुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियाँ अपनियाँ छावां, ये कहाँ से लाइन आई मैं आपको बताता हूँ। मैं इधर एक लाहौर में एक इलाका है मॉडल टाउन, मैं वहाँ रहता था। मॉडल टाउन से रक्षा चलता था, तकरीबन 10 रुपये लेता था, वो मुझे छोड़ता था कलमा चौक। और जून की गर्मी में कलमा चौक से तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है या 1 किलोमीटर का सफ़र है वहाँ तक। फिर उससे आगे मैंने पैदल जाना, तो धूप की जो जून की जो लाहौर की गर्मी होती थी, अब उसमें पैदल घूम रहा हूँ मैं, पता ही नहीं चल रहा।
तो वहाँ से मेरे दिमाग में मेरी ही अपने करियर को लेके कि अच्छा तुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लभियां अपनियां छावां ते आगे जो भी जो लाइंस है है तेरा लब जाए। जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना। ये फिर आपदा इतनी जी की लाइन प्यारी। थी, ये आपदा जी की लाइन थी। आपदा जी को मैंने इस तरह से सोचा था, मैं बैठा हुआ तो मुझे इसी याद है, मैंने कहा यार आपदा जी की ज़िंदगी की स्ट्रगल मुझे नहीं पता, मैं वो देख भी नहीं सकता। हाँ लेकिन उनकी जो ज़िंदगी मैंने देखी है वो देखी है कि शी इज़ अ कम्प्लीट यूनिवर्सिटी, वो एक पूरा नॉलेज का एक स्कूल है, कॉलेज है वो। तो उन वो गाइड ही कर सकती हैं नसीबों को ना कि अच्छा तुम जो भी कर लोगी ना उससे होना कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में ही रहोगी सारी ज़िंदगी। तो इससे बेहतर है कि जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, मैं दीवानी कुछ ना जाना, मस्त होके गवा। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी, मैंने ज़िंदगी को जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने तरीके से वो यही था कि वो बड़ी मस्त सी हैं, मलंग सी, वो सिर्फ गाना गा रही होती हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि गाना हिट हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा। तो और जो बोल रही है वो आर्ट बन रहा है। वो आर्ट बन रहा है। तो आपदा जी को मैंने इस तरह से सोचा था कि अच्छा शी इज़ टेलिंग कि अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपकी ये सवाल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है लिरिसिस्ट और राइटर सबसे ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं क्योंकि जब हाँ सैडली मैं आंखें बंद करूँगा तू झूम पे, या मुझे वो कोक स्टूडियो की वाइब आ रही होगी या म्यूजिशियन की आवाज़ आ रही होगी गाने की, तो वो जो जिसकी सोच है, जिसकी वजह से मैं लिरिक्स से रिलेट कर रहा हूँ या जिस मूवी को मैं उसकी स्टोरी की वजह से रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्टर या म्यूजिशियन या वो इंस्ट्रूमेंट उसको टेक ओवर कर लेता है। मैं चाहूँगा कि आज तू झूम की लिरिक्स की वजह से आपको उतना आपको क्रेडिट मिला भी ऑब्वियसली, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट आप कुछ अगर गुनगुना दे तू झूम, तो मेरे ख्याल में तू झूम आपने कभी इस तरह नहीं गाया होगा। अब मैं नहीं गाता रहता हूँ, आई लव द ट्रैक, मतलब समझ लेकिन लें यहाँ कि आज ओन करने का टाइम है ना मुझे आपको। लिखने के बाद आइडिया होता है कि वो अच्छा है मैंने बहुत बड़ा, और जब मैं लिख रहा होता जिम्मेदारी हूँ। भी फील हुई होगी यार, ये हाँ नहीं, वो इतने बड़े बहुत नाम। बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर कि जब मैं चीज़ लिख लेता हूँ उस वक्त, जब मैं लिख रहा होता हूँ उस वक्त मुझे नहीं आइडिया होता कि अच्छा मैंने कोई बड़ी कमाल चीज़ लिख दी है, लेकिन जब वो रिलीज़ होती है ना मैं खुद कि अच्छा यार ये मैंने कैसे लिख लिया था, अब मैं कैसे लिखूंगा। इवन फॉर प्रदेश कटेंदा मेरे लिए इट्स अ बिग चैलेंज कि अपने ही गाने को मैंने हराना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज होता आप बेंचमार्क बड़ा ज़बरदस्त सेट कर देते। तू झूम बताओ। है। पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, पीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लभियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावां, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। बहुत आला, थैंक यू जी। कमाल। तो सुनने में ये भी आया है कि हुमायूं सईद अपने ड्रामे के लिए, म्यूज़िक के लिए आपके घर आए थे आपसे। हाँ पहली दफ़ा बिल्कुल। वो कितना यादगार वो और बड़ा प्यारा, बड़े प्यारे इंसान है, क्योंकि उनको जो पर्सनली जानते हैं, मैंने उनको मेरी को 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई उनके साथ। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, और बड़े कैजुअल्स हैं। और जब वो पहली दफ़ा आए मेरे घर, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने कहा मेरा एक मोहल्ले में घर होता था तो वो वहाँ पे आए लाहौर में? लाहौर में। तो मॉडल टाउन वाला? हाँ मॉडल टाउन नहीं वाला? नहीं नहीं, मॉल टाउन वाले, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी, अच्छा। तो मैंने शादी के बाद एक रेंट पे घर लिया, तो वहाँ पे आए। छोटा सा स्टूडियो होता था। मैंने कहा यार भाई भाई मैं तो आज, वो पहली दफ़ा उन्होंने मुझे सुना था एक फ़िल्म की लॉन्च पे, मैंने एक मूवी की थी, जियो की फ़िल्म थी एक, मुझे अच्छी तरह से याद है, सजल की और फ़िरोज़ खान की, उसके मैंने गाने किए थे। तो उनकी जब उस फिल्म की लॉन्च थी तो वहाँ पे मुझे बुलाया था, म्यूज़िक की लॉन्च थी, तो उन्होंने वहाँ सुना, ने कहा अच्छा नहीं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। फिर नदीम बेग साहब और हुमायूं भाई मेरे घर पे आए। ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा मैंने लक्सटाइल अवार्ड अटेंड किया हुआ है, एक दफ़ा आईफा अटेंड किया हुआ है। आईफा में इसलिए कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जब मैं आईफा वहाँ पे ले रहा था तो यहाँ मैं न्यू कमर्स में आ रहा था। अच्छा। ये करें पॉइंट, जब आईफा में नॉमिनेशन थी वहाँ शंकर महादेवन के नाम के साथ, और वो इतने बड़े बड़े नाम थे, तो यहाँ पे मैं न्यू कमर्स, तो मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि लेकिन अफसोस भी होता होगा ना कि यार नहीं, पहले होता था। डिजर्व करते हैं, एक रिकग्निशन है कि यार मुझे
अगर परदेस नहीं, कटेंदा अब पे वो आपको चीज़ें नहीं मिला अवार्ड देखें, परदेश कटंदा पे बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर होता ही होगा लक्सटाइल अवार्ड में, होता है, तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे मिल गए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उस दफा कौन सा बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर आई था, डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ये तो एक आई हैव नो आइडिया। तो हम जब आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करते हैं ऑब्वियसली सिर्फ सुन लेना नहीं, अब वही जो आप बात करो ना 15 सेकंड की रील वाली, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। आई थिंक खाली रील्स ही नहीं, यूट्यूब की ऑडियंस, यूट्यूब आपके अपने गाने अगर 2 लाख आदमी सुन रहे हैं, ये इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा यार? एक 10 लाख आदमी सुन रहा है, इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा? वो एक मेरे लिए नहीं मैटर करती वो चीज़, बहुत छोटी चीज़ है वो, और उसकी तकलीफ भी नहीं होती। पहले होती थी जब हम बिल्कुल आईफा में जब नॉमिनेट हुए थे, मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो कोई मुंह नहीं लगाता हमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आदत हो गई कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर सबसे- गेम भी समझ आ गई ना कि अच्छे अवार्ड्स मिलते कैसे हैं। मुझे कहेंगे या फ्री परफॉर्म कर दो अवार्ड दे देंगे, नहीं करना भाई फ्री परफॉर्म। और बनता भी नहीं है, और ऑब्वियसली आपने जो आर्ट है आपका और आप, लेकिन ये भी हैरान कुछ बात है कि अगर परफॉर्म कर दो फ्री में आपको अवार्ड मिल जाएगा। होता है सर, बिल्कुल मैंने सुना हुआ जी। जुल्फी भाई से मुलाकात का एक्सपीरियंस कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं, उनके साथ इंटरेक्शन या उनसे मिलना आपके लिए कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि नेस्कैफे में एक चांस मिला, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक म्यूजिशियन को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ से वो ज़्यादा एक्सेल कर सके। अब जुल्फी भाई के साथ सबसे पहले पहला गाना जो मैंने एज सिंगर जाकर रिकॉर्ड करवाया था, जब मैंने ही वॉज अ प्रोड्यूसर फॉर यू नो एज अ बैंड, वो अपना बैंड भी रन कर रहे थे और ही वॉज डूइंग प्रोडक्शन फॉर न्यू किड्स, तो उनको मैंने पैसे दे के काम करवाया। सबसे पहला गाना बंदिया। फिर वहाँ से एक ऑब्वियसली कॉल बैंड का गाना हम सुनते थे खाने वाले में बैठ के, शायद यही जो मैं वो मेरा रॉक का इंट्रोडक्शन हमें हमेशा बताता हूँ कि उसी गाने से हुआ था। उससे पहले आपको मुझे तो जुनेद भाई के साथ मैं जो पॉडकास्ट किया है, लोग आज की, अच्छा जेनजी से तो हमारे मिलेनियल्स के वैसे ही है ना कि यार ये क्या करे, लेकिन जुनेद भाई को मैंने कहा इस पॉडकास्ट में सिर्फ आपके म्यूजिक की बात होगी कि अगली जनरेशन को, जेनजी को पता ही नहीं है कितना बड़ा रॉक स्टार था। बिल्कुल बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वहाँ मेरी जुल्फी भाई से मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नेस्कैफे बेसमेंट, और उसके बाद कोक स्टूडियो, हमेशा से मैंने उनको एज अ मेंटोर देखा है। तो कोक स्टूडियो में आपको प्रॉपर गाने का मौका क्यों नहीं मिला, या नहीं कब मिला है मिलेगा? मुझे, मैंने गाया गाना एक नेड़े नेड़े बस पे ढोला, एक गाना था ना कोक स्टूडियो में, आपने वो नहीं सुना? वो नहीं सुना हमसे। नेड़े नेड़े बस पे ढोला वाज इन कोक स्टूडियो सीजन 14, जिसमें पसूड़ी और तू झूम भी था। आई परफॉर्मड इट एज वेल। यस, अब मुझे याद है। ओ, मैं असल में ना ये मैंने सुना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, लेकिन वही बात कि नेस्कैफे और कोक स्टूडियो में आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कोई बात। लेकिन वो आपके लिए वो यादगार रहा होगा फिर सीजन 14। सीजन 14 अच्छा यादगार पता किस तरह से रहा? मेरी सीजन 14 में लर्निंग बहुत हुई है। मैंने अच्छा हमेशा से ना, जब व्हेन एवर आई एम वर्किंग विद जुल्फी भाई ना, मेरे लिए मिशन ये होता था कि अच्छा यार अब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली हमें अगर फील्ड में 10 साल हुए तो उनको 25 साल हो गए थे। तो जब भी आप एक सीनियर म्यूजिशियन के साथ काम कर रहे हो, आपको सीखने का मौका मिलता है। और ही बिलीव्स इन कोलैबोरेशन, जो कि सबसे खूबसूरत बात है। जब आप कोलैबोरेशंस कर रहे होते हो तो आप डिफरेंट किस्म के म्यूजिशियंस से मिल रहे होते हो, आपको पता चल रहा और आपको पता चलता है कि अच्छा आप, अच्छा ये भी होता है, ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी होता है। तो ये चीज़ें आपको कोलैबोरेशन से ही पता चलती हैं जब आप साथ इसका बैठ के मुझे काम करते अंदाज़ा तब हुआ था क्योंकि हम तो लिसनर्स हैं, जब कोक स्टूडियो रोहिल हयात कर रहे थे उस वक्त बोहेमिया और एक फोक बैंड को साथ उन्होंने कर दिया था। तो वो मुख्तलिफ जब कल्चर्स मिलते हैं तो obviously कोलैबोरेशंस जो है, तो इसमें मैं हमेशा जुल्फी भाई को क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह से वो नेस्कैफे बेसमेंट वाज अ आइडिया ऑफ कि अच्छा ये बिल्कुल नए बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं आके एक प्लेटफॉर्म पे, नेस्कैफे बेसमेंट ने वो चीज़ बिल्ड की, और वहाँ से उस जगह से म्यूजिशियंस भी निकले बहुत सारे। मैं उनमें से एक, मैं पहले म्यूज़िक कर रहा था, वही कहलाता बात था, लेकिन वो पहुँच नहीं रहा था। तो उसके बाद नेस्कैफे बेसमेंट के थ्रू म्यूज़िक, और फिर वहीं से बयान बैंड वाले सारे बॉयज़, असफर, हैदर, ये सारे हम एक ही लौट के थे। अच्छा आपका पहला वाला बैंड नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बयान, जो बयान बैंड है उसके सारे म्यूजिशियन भी उसी में थे। अब फिर वहाँ से मैं भी सारी लॉट वो सारी लौट गई, हारून शारून भी उसी में से निकले। तो यस,
एक बहुत बड़ा रोल है जुल्फी भाई का इस इंडस्ट्री में। अब आप किसके साथ कोलैब करना चाहते हैं, या क्या ख्वाहिश है कि इस म्यूजिशियन के साथ, इंटरनेशनल, बॉलीवुड में भी, या पाकिस्तान, तीनों? अच्छा, मेरी जनरली एक ही ख्वाहिश है जिसके साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, वो है आपदा जी। नॉट शी इज़ ओनली, आपदा जी कैसी हैं, मतलब जिनके साथ एक जैसे कहते हैं ना ख्वाहिश है कि बस हो जाए, वो एक टैग लग जाए कि यार अच्छा इसने आपदा जी के साथ गाना किया। आई थिंक शी इज़ द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम दैट एरा कि नुसरत अली खान साहब, और तो यही है मेरे ख्याल में, और कुछ नहीं तो है। आप तू झूम में तो मतलब हाँ, वो इस तरह से, लेकिन एज अ सिंगर आई एम टेलिंग यू, वो तू झूम में तो वो चीज़ ऐसे डेफिनेटली पाकिस्तान से हो गए, इंडिया या इंटरनेशनल? यार या इस बारे में कभी सोचा नहीं? नहीं सोचा ही नहीं है मुझे, नहीं बीच में ऐसे मौके भी आए कि मेरी, क्योंकि म्यूजिक में तो आपकी एक इंस्पिरेशन भी होती है, आपका दिल होता है कि यार हाँ एक दिन रहमान साहब, मेरे ख्याल में रहमान साहब से इंडिया में उनसे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। उनके साथ अगर कोलैबोरेशन हो जाए तो क्या ही बात है, मतलब वाह। ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, और आप पहुंचा भी जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट रियल थिंग। हाँ, और आराम से पहुंचा जा सकता है, और आप तो, आप मेरे नज़दीक आप पहुंच गए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, आपका बिल्कुल म्यूजिक ऐसा ही वहाँ है, बिल्कुल पहुंचा ऐसा ही हुआ है, है, बिल्कुल ऐसा पहुंच ही। गए होंगे। मतलब एंड आई एम श्योर कि ये वो लोग हैं जिनके पास शायद इल्म के ख़जाने हैं। जब आप इनके साथ बैठते हो ना, तो कुछ अरसा इनके साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मुझे लगता है एज ए म्यूजिशियन। बहुत नॉलेज होता है, जो जिसने इंडस्ट्री में इतना वक्त लगाया हो ना, उसने सारी चीज़ें देखी होती हैं, धक्के खाए होते हैं, उसको पता है कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, इस रास्ते से ये ज़रा स्मूथ रास्ता है। आपको कोई सही बताने वाला मिल जाए, अगला बंदा भी नस्ली होना चाहिए ना, ये ना हो कि वो सिर्फ अपना ही मतलब निकाल रहा है और आपको बस इतना इतना इल्म दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें। तो अदनान, क्योंकि आपने अपना एक वो बताया हम्बल बैकग्राउंड, स्ट्रगल देखी, और स्ट्रगल के बाद माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब अदनान अपने म्यूज़िक को कहाँ तक लेके जाना चाहता है, या वो टारगेट्स क्या हैं जो अचीव अभी तक नहीं हुए, जो आपने जिस वजह से सोच बैंड अच्छा नहीं, से मैं थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार की थी थोड़ी सी नहीं, मैं एज तो अ किनारा सोलो सिंगर? नहीं, उसका मकसद देखें, म्यूजिकली उसका कोई एक तो आई डोंट प्लान एनीथिंग। मैं प्लान नहीं करता चीज़ें, मेरे दिमाग में ये नहीं कि अच्छा मैं 5 साल बाद मैं मैनिफेस्ट वगैरह पे मैं नहीं करता, मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मुझे अगले पल की खबर नहीं है, हमेशा ये कहता हूँ, किसी को भी नहीं पता। तो बस मेरा काम है म्यूज़िक करना, बनाना, और स्ट्रगल मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होती। आपको लगता है कि स्ट्रगल ख़त्म हो गई है, मुझे तो लगता है कि स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गई है। पहले चीज़ें आसान थी, ख्वाहिशात थोड़ी थी, और उतने से चीज़ों में ख्वाहिशात भी सारी पूरी हो रही थी। अच्छा, अब इतना कुछ कर लिया, घर ले लिया, गाड़ियाँ बना ली, वाह। ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब ख्वाहिशात, अब स्ट्रगल ज़्यादा इस तरह से कि अच्छा इनको मेंटेन रखना है अब। तो वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है, कमाने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि अच्छा इसको मेंटेन कैसे करना है। म्यूज़िकली आई जस्ट वांट टू, अब बीच में मेरे पास एक फेज़ ऐसा आया था जिसमें मैं शायद वाज मेकिंग कंटेंट, आई वाज मोर क्या बस बनाना गाना। अब नाउ आई एम मोर फोकस्ड, क्या कहते हैं, री इन्वेंटिंग माई सेल्फ, कि अच्छा नहीं यार गाने बनाने हैं, अच्छे गाने बनाने हैं, और बीच में कंटेंट भी बनाएंगे लेकिन अच्छे गाने बनाने हैं। और मेरा बस यही टारगेट है कि मैक्सिमम और अच्छे गाने बनाने, और मैंने म्यूज़िक बनाते रहना, चाहे वो चले या ना चले। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं इस दौरान ये पूछना भूल गया कि वो जब बॉलीवुड का एक आपका एक विलन और मलंग में आपका सॉन्ग है, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि यार हम नहीं, चाहते ज़रूरत हैं, नहीं है लेकिन अभी। आप, मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, अभी दोबारा बॉलीवुड से ऑफर नहीं है? अच्छा, बॉलीवुड वॉज अ थिंग, इट वॉज अ थिंग, नाउ इट्स नॉट ना। अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी अब हमारी इंडस्ट्री को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चीज़ें बदल गई हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रही, लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, हमारे ड्रामाज वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको अभी भी लगता है कि वी आर गिविंग यू एक्सपोजर। चीज़ें बहुत बदल गई हैं भाई। जेन जी अब में जब आके तो अब वैसे ही मार्केट में आप निकलेंगे ना, आपको तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा क्या चीज़ें चेंज आ रहा है, और आपको उसी चेंज के हिसाब से ही अपने आप को ढालना है। अब जब बॉलीवुड की बात करते हैं, डेफिनेटली बॉलीवुड एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी जब ये दौर था 2012-14 तक। उसके बाद बॉलीवुड का म्यूज़िक
नहीं हमारे नहीं चला। आप मुझे musicians बताएं, पे depend है। हज़ारहा गाना रिलीज होता है, लास्ट गाना कौन सा था आपके दिमाग में? फौरन बताएं मुझे, तेरे हवाले मुझे लगता है वो कब आया? 2-4 साल हो गए, 2-3। अच्छा, मैंने बॉलीवुड म्यूजिक बॉडी से सुना नहीं है मेरे अभी जो भी। आमिर खान वाला था, अभी भी मेरे लाल सिंह चड्ढा, तेरे हवाले। मैंने नहीं सुना, हाँ, कानों में से गुजरा है, लेकिन एक स्पेसिफिकली जाके सुना नहीं। मेरे दिमाग में अभी भी के दौर का जो म्यूजिक है ना, वो अभी भी जिंदा है। वो तो अवारी आज भी 12 साल बाद भी उसके जो स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स है ना पर डे, 89,000 90,000 पर डे स्ट्रीम्स हैं उसके, मतलब 90,000 डेली के स्ट्रीम्स आ रहे हैं। कैन यू बिलीव इट आफ्टर 12 ईयर्स? और अभी तक क्लासिक सॉन्ग बन गया वो। तो बॉलीवुड में गाना आ जाना, अब वो एक्साइटमेंट मुझे नहीं एक्साइट करता वैसे, फ्रेंकली स्पीकिंग। हाँ, मुझे एक्साइट क्या करता है कि अच्छा, हाँ अच्छा पैसे दे रहे हैं, अच्छे राइट्स दे रहे हैं, बस ठीक है, चलो गुड। अदनान, आप जियो पॉडकास्ट में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपसे एक होता है ना, किसी का म्यूजिक सिर्फ सुना हुआ है और उनसे मुलाकात नहीं, आपसे बात करके, और आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, और आप इतना कुछ करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आई होप कि मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना कर दिया हो। नहीं, आप बहुत अच्छा, और आपके गानों की तरह आपकी बातें भी बड़ी खूबसूरत लगी। क्लोजिंग से पहले अल्लाह हाफिज़ तो हम कर देते, लेकिन आपने कोई अच्छा सा गाना हमारे जियो पॉडकास्ट के नाजरीन के लिए, खूबसूरत सा गाना, अच्छा, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, और आप फिर कुछ अच्छा सा ट्राई। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड आपने अदनान धूल के साथ देखी है, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत से गाने वो नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए थे। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओ साहिब की स्टार्टिंग वाली लाइंस गा देता हूँ। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाईए, तेरी आशिक अखियां ने डाढ़ी मेरे हिजर नू आतिश लाइए। कमाल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।